करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू। माली साल 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स कवानीन के हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तजावीज़ मांग ली गई। टैक्स नेट में इजाफे, वसूलियों में इजाफे और कवानीन में तब्दीलियों के हवाले से चैम्बर अपनी आरा FBR को हेडक्वार्टर्स को भिजवाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2023-24 के बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस हवाले से इनकम टैक्स कवानीन में तब्दीली के लिए तजावीज़ जो है वो तलब की जा रही हैं और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से तजावीज़ तलब की गई हैं कि टैक्स नेट में इजाफे, नए टैक्स गुजारों की तलाश और उसके साथ साथ ऐसे वो अफराद जिनकी आमदन काबिल टैक्स है मगर वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड है, ये टैक्स नहीं दे रहे और टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए अपनी तजावीज़ जो है वो बोर्ड को भिजवाएं। उसके साथ साथ FBR कवानीन में अगर कोई कानूनी सुकम है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना है तो वो उस हवाले से भी तजावीज़ जो है वो अपनी FBR हेडक्वार्टर को भिजवाएं। FBR हुक्काम के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा और उसी के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी उमैर अपडेट तजावीज़ कर तलब। रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें बेकाबू। इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजिर परेशान। दुकानदारों का कहना है इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि AC तो दूर पंखा खरीदने भी कोई गाहक नहीं आता। एसोसिएशन के ग्रुप लीडर राना सिकंदर कहते हैं हर सूरत फौरी इंपोर्ट बहाल की जाए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के ग्रुप लीडर हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद सिकंदर आजम साहब, जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर के भी। गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि गाहक जो है वो ना होने के बराबर हैं। 80,000 का फ्रिज जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपए का हो चुका है। एयर कंडीशन तो अब कस्टमर की पहुंच में रहा ही नहीं। इसके साथ साथ जो दीगर मसनूआत हैं उनकी कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि गाहक तकरीबन ना होने के बराबर है। राना सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, गाहक की इतनी इस हद तक कम हो चुकी है कि आपका बिजनेस पर चल कैसे रहा है, आगे क्या नजर आ रहा है? देखें भट्ट साहब, महंगाई का और अनस्टेबिलिटी का ये आलम है कि मोटरसाइकिल जो लास्ट ईयर 80,000 की थी वो 1,30,000 की कैश में हो गई है। जो फ्रिज जिस तरह आपने 80,000 की बताई है वो 1 लाख की नहीं हुई, 1,20,000 की हो गई है। और इसी तरह आप एयर कंडीशन को लगा लें जो पिछले साल 1 लाख रुपए का था, अभी 1,70,000 का हो चुका है। और ये 15-20 दिन के बाद ये 25-30,000 रुपया और बढ़ जाएगा। और इनकी इस तरह अच्छा, जो जूसर थी 10,000 वाली वो 34,000 की हो चुकी है। अब कंपैरिजन आप करें कि किस तरह लोग जो है वो अपना परचेज कर सकेंगे और किस तरह चीजें लेंगे। मैं कहता हूं कि ये गवर्नमेंट के काबू में कोई चीज नहीं है। और कंपनियां, ये ठीक है कि डॉलर आपका रेट बढ़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन कंपनीज बेतहाशा प्रॉफिट कमा रही हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। यहां पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ा मैं समझता हूं कंपनीज क्यों मजबूर हैं, तलब और रसद में फर्क आ गया चूंकि इंपोर्ट बंद है। हाँ। इंपोर्ट आ नहीं रही, जो चीजें उनके पास इस वक्त गोदाम में स्टॉक में पड़ी हुई हैं वो सोने से भी ज्यादा महंगी हो गई है। ये है असल लॉजिक। आपने इंपोर्ट बंद की, उसकी वजह से पूरा कारोबार जो है वो बिल्कुल इस तरह आप कर लें कि जमूद का शिकार हो चुका है। यानी या तो इंपोर्ट बहाल हो या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने का मतलब तो यह है ना कि 4-5 साल 10 साल आपने कौन ने भी और बिजनेसमैन ने भी ये नहीं सोचा कि जी हमने यहाँ अपना प्लान लगाने थे, सब कुछ यहाँ करना था। आपके पास इंपोर्ट बहाल करना इस वक्त इंपोर्ट बहाल करना और कोई चारा नहीं है। और दूसरा, आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, स्टेक होल्डर को साथ लेके बैठे और पाकिस्तान में इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करवाएं। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान में इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, शॉर्ट टर्म सोचा जाए तो फौरी तौर पर इंपोर्ट को बहाल करना चाहिए ताकि इन चीजों की अशिया की कीमतें जो है वो एटलीस्ट गरीब की दस्तरस तक तो रह सके। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं महंगाई के तूफान ने सैनिटरी से जुड़ी तमाम अशिया की कीमतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। टोबा टैक्सिंग में आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। शहरियों का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा।
जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में महंगाई इस टाइम मुकम्मल तौर पर अरूज पर पहुंच चुकी है। अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में इजाफा हुआ, तो दूसरी तरफ सेंट्री से जुड़ी तमाम अशिया की कीमतों में होशरबा जो इजाफा हो जाए, जिस पर शहरी परेशानी में मुब्तला है। घर बनाना इस टाइम जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, सेंट्री की दुकान पर है, खरीदारी कर रहे थे। बताएगा कि किन मुश्किलात का सामना है? महंगाई तो यहाँ मुश्किलात का सामना ये है कि अगे ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ 21,000 ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਸ ਟਾਈਮ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਾਏ ਆ 20,000 ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਇਹ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ 20,000 ਦੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਵਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ, ਨਹਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਈਦੇ ਸੀਗੇ 5,000 ਦੇ 4,000 ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 7,000 ਦੇ 8,000 ਦੇ 9,000 ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ नहीं सोच सकता। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि जो कीमतें जो थी पहले 5 से 10 हज़ार जो है वो 12 हज़ार 14 हज़ार तक चीज़ें पहुँच गई। दुकानदार मौजूद हैं, आप बताएं कि कीमतों में इजाफा है, क्यों हुआ है इजाफा? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ऐसे ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है इस टाइम। रोज़ाना रेट आ रहे हैं, रोज़ाना नई लिस्टें आ रही हैं, क्योंकि बाहर से तो माल नहीं आ रहा। तो जो फैक्ट्रियाँ ये पाकिस्तान में हैं ये सारी इस टाइम बंद पड़ी हुई हैं, और जिनके पास माल पड़ा वो ब्लैक में माल बिक रहा है। गैस की लोड शेडिंग है बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम मकान बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्या, हमारे लिए भी मुश्किल है बेचना। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बढ़ गया है, और माल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब 1200 वाली टायर 1400 रुपये 1500 हो गया रेट, जो बात सेट 10,000 का था वो 15-17,000 का हो गया। हर चीज़ में महंगाई है, ओवरऑल चीज़ में महंगाई इस टाइम है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की भी बात सुनी। अगर शहरी परेशान है तो दूसरी तरफ दुकानदार भी परेशान नजर आ रहे हैं, कारोबार उनका भी बुरी तरह मुतासर हो गया। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं गैस की लोड शेडिंग की वजह से, जिस पर शहरी जो है वो हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फी तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,97,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 858 रुपये सस्ता होने के बाद 1,61,895 रुपये का हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में आज फी तोला सोना 1,000 रुपये मजीद सस्ता होने के बाद 1,97,000 रुपये का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 858 रुपये कम होने के बाद 1,68,795 रुपये हो चुकी है। सोने की कीमतें जो हैं वो पहले इस हद तक बढ़ी कि अब सोना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से सस्ता हो रहा है। इससे कारोबार पर क्या असरात आ रहे हैं? क्या कारोबार जो है वो सोना सस्ता होने से कुछ चल पा रहे हैं या नहीं? मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी कामरान भाई, बताइएगा, आलमी मंडी के हिसाब से सोना जो है वो पाकिस्तान में कैसे सस्ता हो रहा है, या फिर सोने की कीमतें दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा हैं, और कारोबार के क्या हालात? आलमी मंडी के हिसाब से $100 ना कमी आई है, लेकिन वो उस कमी का हमें बेनिफिट इसलिए नहीं मिला, हमारे मुल्क में ऑलरेडी डॉलर ही बहुत गर्म है, तेज़ है। अगर यही डॉलर कम से कम 250 के अंदर होता ना तो ये इस टाइम पे 2.25 लाख रुपया रेट बन रहा था। अभी भी बाहर के ममालिक के हिसाब से इधर डॉलर की वजह से रेट काबू में नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो डॉलर की निस्बत गिरती जा रही है, जिसकी वजह से सोना उस हिसाब से सस्ता नहीं हो रहा। आलमी मंडी के अंदर जो सोने की कीमतें हैं वो $100 कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1,000 रुपये फी तोला सोना जो है वो कम हुआ है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन की तबादलों की मशरूत इजाजत देने से फैसलाबाद के असाजा की भी सुनी गई। महकमा तालीम ने 392 असाजा के ऑनलाइन ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए। फैसलाबाद में 37 असाजा के म्यूचुअल ट्रांसफर ऑर्डर, जबकि 355 असाजा के प्रमोशन एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में ऑर्डर जारी किए गए। आपको बता रहे, इलेक्शन कमीशन की तबादलों की मशरूत इजाजत देने से फैसलाबाद के असाजा की भी सुनी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, चूंकि पंजाब में अबूरी हुकूमत के बाद पाबंदी लगा दी गई थी तबादलों के हवाले से, लेकिन फैसलाबाद समेत पंजाब भर में असाजा के तबादलों का प्रोसेस जो था वो पिछले माह से जारी था, जिस पर महकमा तालीम की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जिसपे ये डिमांड की गई थी कि चूंकि असाजा का तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था और 26 जनवरी को ये ट्रांसफर ऑर्डर जारी होना थे, लेकिन 24 जनवरी को पाबंदी लगा दी गई थी, तो असाजा की बड़ी तादाद तबादलों से महरूम रहने का खदशा था।
जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मशरूत इजाजत दे दी थी, जिस पर फैसलाबाद में 392 असाजा को फायदा पहुंचा है। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑर्डर उनके जारी होना शुरू हो चुके हैं और महकमा तालीम फैसलाबाद के मुताबिक मजमूई तौर पर जितनी एप्लीकेशन सामने आई थी उनमें से 37 जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए एलिजिबल करार पाए थे असाजा, उनके ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। जबकि इसी तरह 355 वो असाजा है जो कि प्रमोशन समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनके तबादलों की एप्लीकेशन मौसूल हो चुकी थी पाबंदी लगाने से पहले। उन तमाम को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने पर अहल करार दिया गया था तबादलों के लिए, लेकिन सिर्फ पाबंदी के बायस उनके ट्रांसफर ऑर्डर रुके हुए थे। चूंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मशरूत इजाजत दे दी गई थी, वो तमाम एप्लीकेशन जो कि पाबंदी से पहले मौसूल हुई थी उन पर ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और फैसलाबाद में 392 असाजा जो है इससे मुस्तफीद होंगे। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की स्कीमों के हवाले से अच्छी खबर। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन की तामीर नो का फैसला, डायरेक्टर वर्क्स ने टेंडर्स तलब कर लिए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की तरक्याती स्कीमों के हवाले से अच्छी खबर है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन की तामीर नो का फैसला किया गया है और इस स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन पर 3 करोड़ 50 लाख लागत आएगी और डायरेक्टर वर्क्स की जानिब से टेंडर जो नोटिस हैं वो तलब कर लिए गए हैं और पेपरा रूल के मुताबिक जो तमाम टेंडर जारी किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स पाबंद होंगे कि 9 माह में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की तामीर नो की स्कीम मुकम्मल करें और इसके साथ साथ जो है वो 3 करोड़ 50 लाख की लागत से मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा और 24 जो फरवरी है वो डेट टेंडर जो है वो जारी करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो है इस टेंडर में हिस्सा ले सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर पाबंद हो गए कि पेपर रूल और इंजीनियरिंग कौंसिल से मुल्हक़ शुदा जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इस स्कीम में हिस्सा लें और 9 माह में स्कीम को मुकम्मल किया जाए। और ये नेशनल टेक्सटाइल की जो यूनिवर्सिटी की नोयत का अपना मनसूबा है जिसमें स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डेंजर अलाउंस से महरूम डब्ल्यू मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने वर्कशॉप के मुलाजमीन को डेंजर अलाउंस फराहम करने का एजेंडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल कर दिया। BOD की मंजूरी के बाद ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के मुलाजमीन को 7,000 रुपये डेंजर अलाउंस मिलेगा। आपको बता रहे हैं BOD की मंजूरी के बाद ट्रांसफर वर्कशॉप के मुलाजमीन को 7,000 रुपये डेंजर अलाउंस मिलेगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप के मुलाजमीन के लिए भी जो है वो अच्छी खबर है। अब उनको भी डेंजर अलाउंस की रकम जो है वो माहानावार 7,000 रुपये मिलेगी। इसी हवाले से फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आइंदा अजलास में TRW के मुलाजमीन को डेंजर अलाउंस फराहम करने के हवाले से एजेंडा जो है वो शामिल कर लिया गया है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद TRW के मुलाजमीन को डेंजर अलाउंस फराहम करने की जो हदायत हैं वो जारी कर दी जाएंगी। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि आइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अजलास में जो है वो कंपनी मामला से मुतल्लिक अहम निकात रखे गए हैं जिनमें TRW के मुलाजमीन जो डेंजर अलाउंस से महरूम हैं उनका एजेंडा भी शामिल किया गया है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद TRW के मुलाजमीन जो हैं उनको भी ऑपरेशनल स्टाफ की तरह जो है वो डेंजर अलाउंस की रकम फराहम की जाएगी और इससे मुतल्लिक जो है वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मजेदार खस्ता गोलगप्पे और साथ इमली का खट्टा पानी। शाम ढलते ही फैसलाबादी मंचले गोलगप्पे खाने शहर के मुख्तलिफ गोलगप्पा पॉइंट्स पर पहुंच गए। आपको बता रहे हैं शाम ढलते ही फैसलाबादी मंचले गोलगप्पे खाने बाहर निकल आए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद जो है शाम के ढलते ही मज़ेदार गोलगप्पे खाने जो हैं वो निकल आए हैं मुख्तलिफ गोलगप्पा पॉइंट्स पे, जहां पर मज़ेदार गोलगप्पे इमली का पानी और उसके साथ मुख्तलिफ मसाला जात मिलाकर जो है गोलगप्पे खाए जाते हैं। और यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ पर अजब एक मंजर देखने को मिला कि वैसे तो फैसलाबादी खवातीन जो हैं बहुत ज़्यादा गोलगप्पे पसंद करती हैं, बल्कि सारी खवातीन करती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे मर्द हजरात की लड़कों की जो है तादाद नजर आई जो गोलगप्पे खा रही थी। तो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताओ कि गोलगप्पे जो है आज कैसे खाने आ गए दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ वैसे ही दोस्त का दिल कर रहा था तो लोग कहते हैं चले हम खाने, फिर प्लान बनाया, सबने पैसे जमा किए, सबने फिर कहा साथ से गोलगप्पे खाएं, फिर बाइक पे बैठे हम इधर आ गए खाने। बिल्कुल, गोलगप्पे खाए और दोस्तों के साथ बड़ा मजा। और भी लड़के मौजूद हैं, मुझे बताओ कि दोस्तों के साथ जो है वो गोलगप्पे खाए। वैसे तो लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं, आज लड़के गोलगप्पे खाने आ गए, कैसे हो गया ये? लड़के नहीं खा सकते गोलगप्पे? हाँ, मजेदार गोलगप्पे फिर ही खाने चाहिए। कैसे लगे गोलगप्पे खा के? वो अच्छे लगे हमें, हम दूर से आए हैं खाने के लिए गोलगप्पे। दूर
से गोलगप्पे खाने आए और भी लोग मौजूद है, फैमिलीज भी यहाँ पर आई। मुझे बताइएगा कि लगता है आप इन सब में बड़े हैं और इनको आज आप गोलगप्पे खिलाने लेके आए, क्या कहेंगे कि किस तरह के थे गोलगप्पे और कितना मजा आया? ये भाई कि हम काफ़ी देर से गोलगप्पे खा रहे हैं, काफ़ी अरसे से खा रहे हैं। ये इसके मसाले बहुत अच्छे होते हैं, इमली वाला खट्टा होता है, छोटे छोटे बच्चे भी खाते हैं, इसका कोई डिफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है कि नहीं, हम अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि इधर आएँ, भाई के पास खाएँ। हम आते जाते देखते रहते हैं, काफ़ी रश इनके पास होता है तो हम इधर खड़े हो जाते हैं। गोलगप्पे जो है वो खाए जाते हैं। यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं जिस वक्त इसमें मुख्तलिफ मसाला जार डाल के इमली का पानी बनाकर तो एक मजेदार प्लेट जो है वो तैयार करते हैं। उनसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से मसाला जार डालकर जो है गोलगप्पे बनाए जाते हैं कि दूर दूर से लोग आपको खाने आते हैं आपके गोलगप्पे? हम इमली का खट्टा बनाते हैं, आलू बुखारा डालते हैं, इसमें काली मिर्च, जीरा, टाटरी बिल्कुल नहीं डालते। हम अच्छे मसाले साफ सुथरे डालकर खट्टा बनाते हैं। मजेदार मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है और साफ सुथरे तरीके के साथ मजेदार गोलगप्पे बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मेरे मुंह में पानी आ रहा है और इसके बाद मैं एक अच्छी सी प्लेट बना के मजेदार गोलगप्पे खाऊंगी ताकि मैं भी इंजॉय कर सकूं जैसे शहर फैसलाबाद बाकी इंजॉय करे। जी बहुत शुक्रिया सलाह से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद अयूब रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर शुगर केन का तकर्रुर, मोहम्मद जफर को डायरेक्टर शुगर केन तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर मोहम्मद जफर कहते हैं किसानों के साथ मजबूत रवाबित बनाएंगे, कमाद की पैदावार बेहतर बनाकर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें यूब रिसर्च के हवाले से तो यहाँ पर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद जफर का तकर्रुर एज ए डायरेक्टर शुगर केन हुआ है, तो इस हवाले से उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या कमाद के हवाले से वो प्लान रखते हैं ताकि इसकी जो पैदावार है वो भी बेहतर हो सके, इसकी जो यहाँ पर फार्मर्स है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया, तो मुझे बताइएगा क्या प्लान होगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र है, मैं PhD शुगर केन हूँ और शुगर केन पर मेरे 28 रिसर्च पेपर हैं। इसके अलावा बाकी क्राफ्ट्स के भी काफ़ी पेपर हैं और 10 साल मैंने शुगर केन पे काम किया है। तो शुगर केन के बारे में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और इस बारे मुख्तलिफ हालात जो रहे हैं पाकिस्तान में शुगर केन उनसे मैं अवेयर ऑफ हूँ। तो गवर्नमेंट ने मुझे अभी ये असाइन किया है, आज 2nd डे है मेरा ड्यूटी का, तो अभी मैंने फार्म विज़िट किया है। तो जो रिसर्च आज ये जो दौर जा रहा है इसमें स्पेशलाइजेशन का दौर है। तो हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती है कि कुछ सर्विस स्ट्रक्चर इस तरह से है और कुछ हमारा ट्रेंड इस तरह से है कि जिसको जहाँ चाहे लगा देते हैं। कोई वीट में PhD हो तो वो कॉटन पे काम कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं सेक्रेटरी साहब से खुद जब मिला, कई और लोग भी उम्मीदवार थे, तो सेक्रेटरी साहब मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे से इंटरव्यू किया और मुझे शुगर केन में डायरेक्टर तैनात किया। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम काफ़ी बड़े एरिया पे शुगर केन लगाते हैं लेकिन हमारी रिकवरी बहुत कम है। मसलन ब्राज़ील की 16% है, ऑस्ट्रेलिया की 18% है, मिस्र की भी 16% है, हमारी 11% है। हम अगर सिर्फ शुगर रिकवरी 4-5% बढ़ा लें, 11 से हम 16% ले जाएं तो हमारा तकरीबन 40% एरिया, 40% पानी बच जाता है, दूसरी क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। शुगर केन एक इंडस्ट्रियल क्राप है, इससे सिर्फ शुगर नहीं बल्कि इथेनॉल और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री में इसके इस्तेमाल होते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट्स। लेकिन हमारे यहाँ ये इसकी पैदावार बाकी मुल्कों से बहुत कम है। एक तो इसका ये प्रॉब्लम है कि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, हम एरिड और सेमी एरिड एरिया है पाकिस्तान में। दूसरा, हमारी मैनेजमेंट और रिसर्च में बड़ा फॉल्ट है। हम अगर रिसर्च करके मिस्र के बराबर या ब्राज़ील के या किसी भी एडवांस कंट्री के बराबर ले जाएं तो ना सिर्फ हम कसीर मिकदार में ज़र मुबादला कमा सकते हैं बल्कि हम अपना कीमती पानी, ज़मीन और ज़रूरी रिसोर्सेज बचा के बाकी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम सिर्फ आयल जो है एडिबल आयल, हम $5 अरब का एडिबल आयल इंपोर्ट करते हैं जो कि मुज़र सेहत है, मुज़र सेहत आयल इंपोर्ट करते हैं। तो शुगर केन की रिसर्च सबसे अहम है, ये इंडस्ट्रियल क्रॉप है और ये हमारे बहुत से रिसोर्सेज कंज्यूम करती है। अगर इस पे रिसर्च में हम ज़्यादा फोकस करें तो हमारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बच सकते हैं जिससे दूसरी क्रॉप्स की पैदावार बढ़ सकती है और हमारा ज़र मुबादला बच सकता है। शुक्रिया जी। इस हवाले से यहाँ पर डायरेक्टर शुगर केन डॉक्टर मोहम्मद जफर हमें बता रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं जिनसे बेहतरी लाई जा सकती है और किस तरह से ये रिसर्च का ज़माना है। तो यहाँ अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी फैसलाबाद में रोड सेफ्टी आगाही सेशन का इनेकाद।
आगाही सेशन का इनेकाद मोटरवे M4 पुलिस की जानिब से किया गया। रोड सेफ्टी आगाही यूनिट इंचार्ज मोहम्मद उस्मान शब्बीर ने रोड सेफ्टी पर लेक्चर दिया। सेशन में सुई नॉर्दर्न के अफसरान और ड्राइवर्स ने शिरकत की। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स की ड्राइविंग का इम्तिहान भी लिया। हड्डी, जोड़ और उनसे जुड़े अमराज के मौसर हल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग में सेमिनार का इनेकाद। अमेरिका से आए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल कयूम ने लेक्चर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हड्डियों और जोड़ों के मौसर इलाज के हवाले से ना सिर्फ अब उसमें जिद्दत आ चुकी है बल्कि इसके साथ साथ अब इसके ऊपर अमल दरामद भी है। और इसी हवाले से अमेरिका से आए हुए डॉक्टर अब्दुल कयूम की जानिब से DHQ में जो इस शोबे से मुंसलिक डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक वर्कशॉप का अहतमाम किया गया है। और उस सिलसिले में डॉक्टर सर्जन मोहसिन मघियाना समेत इस शोबे से जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन्होंने भी शिरकत की है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कयूम मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, किस किस्म की मजीद जिद्दत आ चुकी है ताकि जो जॉइंट्स हैं और ख़ुसूसन शोल्डर का जॉइंट जो है वो उसके लिए जो रिलीफ फ्राहम करने के लिए डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं? शोल्डर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 10 सालों में। उससे पहले भी आर्थ्रोस्कोपी जो है एक्चुअली ये 1984 में शुरू हुई थी। और उसके शुरू में हम जो है नी की आर्थ्रोस्कोपी किया करते थे। उसके बाद हमने शोल्डर की शुरू की। शोल्डर की जब शुरू की तो उसमें जो कंडीशन सामने नज़र आई तो फिर और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए कि कैसे उनको रिपेयर किया जाए, कैसे उनको ट्रीट किया जाए। तो इसमें काफ़ी जिद्दतें आई हैं। और लेटली फिर उसकी जो है शोल्डर रिप्लेसमेंट, क्योंकि उससे पहले हम नी रिप्लेसमेंट किया करते थे और हिप रिप्लेसमेंट किया करते थे, तो उसका बहुत ज़्यादा लोगों में फ़ायदा हुआ और लोगों को आराम मिला। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना शोल्डर की रिप्लेसमेंट भी की जाए। तो फिर शोल्डर की रिप्लेसमेंट शुरू हुई, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हुए। फिर उसमें जो ये कंडीशन सामने आई कि ऐसा शोल्डर जिसमें रोटेटर कफ टेयर या जो मसल हैं जो शोल्डर को मूव करते हैं, अगर वो ही यानी रप्चर हो चुके हों या टेयर हो चुके हों तो उनमें क्या किया जाए, और वो रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो उस सूरत में जो है ना वो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की टेक्निक आई विच इज़ वेरी लेट एंड मॉडर्न। तो उसमें रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट हो रही है जिससे तकरीबन नॉर्मल फंक्शन जो है ना वो रेस्टोर हो जाता है, बहाल हो जाता है। डॉक्टर साहब, इनकी जानिब से लेक्चर दिया गया, आप उसमें शरीक भी थे। क्या समझते हैं जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए इनका लेक्चर और ये वर्कशॉप जो है वो कितनी सूदमंद है? ये बहुत ज़रूरी है। और ये अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। और यहाँ आके जो अमेरिका में ये सारा इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे इन्होंने बताया पहले तो नी रिप्लेसमेंट थी या हिप रिप्लेसमेंट थी। शोल्डर रिप्लेसमेंट रिलेटिवली ये कॉम्प्लिकेटेड है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहले वहाँ से फिर वो सारा तजर्बा इन्होंने यूज़ किया। तो अभी इन्होंने लेक्चर में जो रिसेंट एडवांसेस हैं वो बताई हैं। वो हम जो हमारे आर्थोपेडिक के यहाँ के दोस्त हैं या दूसरे बाकी डॉक्टर सुनने वाले थे, इवन नर्सेस थी, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि वो समझते हैं कि पहले ओपन करने से जैसे एक स्कार बन जाता है ऊपर, तो वो फीमेल में ख़ास तौर पे तो बड़ा बुरा लगता है। तो अब आर्थोस्कोपी करके वो देख के आप भाई क्या इसका मसला क्या है, तो वहीं से आप उसकी रिपेयर कर लेते हैं बग़ैर ओपन किए उसको। तो ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। और तो हमें रिसेंट इनके आने से हमें रिसेंट एडवांसेस जो हैं उसका पता चल गया है। और जब भी ये फिर तशरीफ़ लाएंगे तो हम इंशाल्लाह इनसे बेनिफिट हासिल करेंगे। उनका कहना है कि जो इस वक्त अमेरिका के सतह के ऊपर रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज़ अनवर से चार्ज वापस ले लिया गया। डॉक्टर नबीला रहमान को दोबारा यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर का चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर नबीला रहमान इससे कबल भी यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज़ अनवर से चार्ज वापस ले लिया गया। डॉक्टर नबीला रहमान को दोबारा यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर का चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर नबीला रहमान इससे कबल भी यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज़ अनवर से चार्ज वापस ले लिया गया। डॉक्टर नबीला रहमान दोबारा यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की वाइस चांसलर तैनात। डॉक्टर नबीला रहमान इससे कबल भी यूनिवर्सिटी चांसलर तैनात रह चुकी हैं।
इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।